चलिए भाई, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है नागरिक शास्त्र के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस के माध्यम से, ये जो भी आपके सामने एमसीक्यू दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चंस आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और हर एक क्वेश्चंस को आराम से देखिए, जिसमें से आपको जो भी चीज अच्छी लगती हैं वो आप नोट करते चलिएगा साथ साथ में। ठीक है, जो भी डेटा आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, शुरू करें, आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, तो निकालिए पेन और कॉपी और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है आपकी स्क्रीन पर, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1981। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 से, यानी भारत की आजादी से 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद जो है श्रीलंका भी स्वतंत्र हो गया। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति तो आपको पता है ना, भारत के दृष्टिकोण से जब आप देखते हो श्रीलंका भारत के नीचे हिस्से में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई? मतलब पूछा गया है ये क्वेश्चन कि इसको दूसरे तरीके से भी कभी पूछ लेता है कि आखिर संसद की जननी किस देश को कहा जाता है। तो संसद की जननी या संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड को संसद की जननी कहा जाता है। इंग्लैंड को संसद की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग होते हैं? ठीक है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। एक होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका में क्या होता है? कानूनों का निर्माण किया जाता है। विधायिका में क्या बताया था कि कानूनों का निर्माण किया जाता है। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करती है, जांच करती है। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं भैया? 3 हैं। कितने अंग हैं? 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है, मतलब किस वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा श्रीलंका में पाई जाती है? तमिलों की, सिंगलियों की, डचों की, हिंदुस्तानी तमिलों की। देखिए जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किसकी है? सिंगलियों की। अगर आपको बताया था सिंगलियों का कितना परसेंट डेटा है? 74%, 74%। वेरी गुड। कितने परसेंट? 74%। टोटल तमिल की बात की जाए तो 18% थे। टोटल कितने थे? 18। उसमें से हिंदुस्तानी तमिल कितने थे? 5%। हिंदुस्तानी तमिल कितने थे? 5%। अगर टोटल पूछा जाए तो कितने थे? 18। ठीक, 18% टोटल थे, इसमें से 5% हिंदुस्तानी तमिल थे और 13% मूल श्रीलंका के। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? अब कहानी क्या है कि जब श्रीलंका 1948 में आजाद हो गया और उसके बाद से वहां एक प्रमुख जो जाति थी सिंगलियों की, जिनकी जनसंख्या भी आपने देखा 74% थी, तो उन्होंने क्या किया, जो भी संवैधानिक और बड़े पद हुआ करते थे वो सभी अपने पास रखने लगे। ठीक है, जितनी भी सरकारी नौकरियों में बड़े पद हो गए या महत्वपूर्ण चीजों जहां पर स्थान होते थे वहां पर ज्यादा से ज्यादा कौन जो है नियुक्त होने लगे? सिंगली नियुक्त होने लगे। ठीक है, और इसी क्रम में श्रीलंका में सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया और वो एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में कर दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1956। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? अभी आपको बताया तमिल कितने थे बेटा? 18%। तमिल कितने थे? 18। ईसाई का डेटा बताओ? 7%। ईसाई कितने? 7%। सिंगली कितने परसेंट? 74%। तो सबसे ज्यादा कौन हुआ?
सिंगली हुआ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सिंगली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए। बेल्जियम कहां स्थित है? बेल्जियम कहां स्थित है? बेल्जियम जिसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। तो ये आपका किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यूरोप। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यूरोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर है? इसमें से किसी कोई डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी में मिटा रहे फ्री है। कोई डाउट है किसी को? चलिए, तो हाँ, बेल्जियम किस देश में, बेल्जियम किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? यूरोप में स्थित है आपका बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे? कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे बेल्जियम में? डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और जर्मन बोलने वाले। इसमें सबसे ज्यादा भाषा कौन से बोलने वाले लोग थे? डच बोलने वाले लोग थे, और जिनकी संख्या कितनी थी? 59% थी, 59% थी। फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी थी? 40% थी, और जो रह गए 1% वो लोग कौन थे? जर्मन वाले थे। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता चलूंगा। ठीक है, आज पहला ही चैप्टर है आपका, सिविक्स का पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, आप लोग उसके साथ साथ में जवाब देते रहिएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको ना आता हो तो आप उसको तुरंत नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है, बातचीत मत करो। बेल्जियम की सामुदायिक, सुनिएगा क्वेश्चन सुनिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022, 23, 25 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिख लीजिए इसको कापी पे निकालिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो इसका आंसर लिख लीजिए, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। इसका आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन बताइए, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या मतलब है? सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या मतलब है? ऑप्शन सुन लीजिए, सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाववादी वितरण। ऑप्शन सी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। ताकि देखिए, सत्ता का बंटवारा करना बहुत जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति को लगे कि हमारे पास इस देश में अगर हम रह रहे हैं तो हमारे पास भी कुछ करने के लिए काम वगैरह है। ठीक है, अगर एक ही व्यक्ति के पास सत्ता रहेगी तो वो व्यक्ति हो सकता है आगे चलकर निरंकुश हो जाए, तानाशाह बन जाए। नहीं, मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर आपने किसी एक ही व्यक्ति को सभी शक्तियां दे दी तो व्यक्ति का स्वभाव है पता नहीं कब बदल जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो सत्ता का बंटवारा होना बहुत जरूरी है। क्लियर है बात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के भी सत्ता का बंटवारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? ठीक, जब आप बेल्जियम का मैप देखेंगे तो जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उसमें बेल्जियम दिखाई पड़ेगा, और बेल्जियम के आसपास कौन से देश हैं तब आपको पता चलेगा। इसमें आपके पास एक ऐसा देश होगा जो सीमा साझा करता होगा और 3 देश सीमा साझा नहीं कर रहे होंगे। तो ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी स्पेन।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग। क्लियर है, ऑप्शन सी, लग्जमबर्ग। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुनते रहिएगा, और अगर नोट करने वाली चीज लगे तो उसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्टकट में नोट कर लीजिएगा। जैसे बेल्जियम, अब आपकी किताब से बाहर से थोड़ी कुछ पूछ देगा। ठीक है, बेल्जियम और पड़ोसी देश लिख दो लग्जमबर्ग, ऐसे लिख लो शॉर्टकट में। जैसे क्या लिखा, बेल्जियम, ठीक है, और पड़ोसी देश, ऐसे एरो बना लो और लिख लो पड़ोसी देश लग्जमबर्ग, क्योंकि इससे बाहर थोड़ी जाएगा, लग्जमबर्ग। ठीक, लग्जमबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो ठीक है, सुनिएगा जरा। ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंगली, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन किताब में आपका टिक दिया गया तमिल। ठीक है, जबकि अगर पूछा जाए, बात सुनिए, जैसे अगर तमिल टोटल की बात की जाए, तमिल टोटल कितने थे? 18%। 18% भी डिवाइड किया गया, एक थे श्रीलंका के मूल निवासी और एक थे जो भारत से गए हुए थे। श्रीलंका के मूल निवासी कितने थे? 13%। ये कितने थे? 5%। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता, बात सुनिए, अगर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता कि मतलब इसमें ऑप्शन दिया जाता कि भारतीय तमिल, तब तो आप तमिल पे टिक लगा सकते थे। लेकिन ऐसे, क्योंकि जो ईसाई थे इनकी जनसंख्या कितनी थी? मात्र 7%। तो इस क्वेश्चन को एक बार गूगल से भी चेक कर लेंगे हम लोग कि आखिर गूगल पे क्या दर्शा रहा है। वैसे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आप 7% ईसाई पर ही आइएगा, लेकिन इस किताब में तमिल पर टिक लगा रखा है। लेकिन आप एक बार गूगल पर जरूर चेक करेंगे इस चीज को। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? लिख लीजिए क्वेश्चन, ये एक लाइन में लिख लीजिए, बस लिखा देंगे इसको। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है या क्या मतलब है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? इसके आगे आंसर लिख लीजिए इसका, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। बहुल मतलब बहुसंख्यक, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। चलिए अब अगले चैप्टर पे चलते हैं। सिविक्स का ही चैप्टर अगला है संघवाद। तो आप लोग अगला चैप्टर का नाम डाल लीजिए संघवाद। ठीक है, अगले चैप्टर का नाम डाल लीजिए संघवाद। क्या चैप्टर का नाम है? संघवाद। तो अगला चैप्टर है सिविक्स का, चैप्टर नंबर 2 है, और वो है फेडरलिज्म यानी संघवाद। देखिए, संघवाद मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पर शक्तियों का आपस में बंटवारा कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघवाद कहलाता है। पहले क्या था? पहले तो थोड़ी थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देख लीजिए, कोई समस्या है क्या? तो संघवाद में क्या था? पहले संघवाद से बात समझिए। अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को शक्ति दी जाती है, अगर केंद्र सरकार राज्यों को शक्ति दे रही है, तो ऐसी सरकार को कैसी सरकार कहा जाता है? एकात्मक सरकार। क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया वहां पर? केंद्र सरकार हो गई। अब जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को शक्तियां दी हैं, तो राज्य सरकार किसके प्रति जवाबदेही रहेगी? केंद्र के प्रति। केंद्र जब चाहेगा उन्हें हटा देगा, और जब चाहेगा तो अस्तित्व में लाएगा। लेकिन संघवाद में ऐसा नहीं है। संघवाद में केंद्र और राज्यों को शक्तियां संविधान से मिलती हैं। किससे मिलती हैं? संविधान से शक्तियां दी जाती हैं। तो दोनों ही सरकारें अपने अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र हैं, अपने अपने कार्यों को करने में स्वतंत्र हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो केंद्र सरकार भी किसके प्रति जवाबदेही रहेगी? संविधान के प्रति। और राज्य सरकार भी किसके प्रति जवाबदेही रहेगी? संविधान के प्रति। संघवाद में ऐसा नहीं होगा कि राज्य जो है किसको जवाब देता घूमेगा? केंद्र को। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे खुद की शक्तियां किससे मिली हुई हैं? संविधान से मिली हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से आपको जो है हल कराने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं? चलिए समझिए। देखिए, भारत की अनुसूची नंबर कौन सी है बेटा? अनुसूची है, बात समझिए मेरी, अनुसूची 7 है। अनुसूची कौन सी है? 7 है।
जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। भारत के संविधान में जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी टोटल? 8 थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। ठीक है, तो 12 में एक अनुसूची है 7। 12 में एक अनुसूची कौन सी है? 7। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की जो विषय हैं उनके बीच बंटवारा किया गया है। तो इसमें कितनी लिस्ट दी गई है? 3 लिस्ट दी गई। एक लिस्ट का नाम है संघ सूची, एक सूची का नाम है राज्य सूची और एक सूची का नाम है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए देखते हैं संघ सूची। आपने देखा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या है? कानून, जो भी कानून होंगे वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। संघ सूची में पहले कितने विषय थे? 97 थे। और वर्तमान में कितने विषय हैं? वर्तमान में लगभग 100 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए? 100 विषय दिए गए हैं। चलिए, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? राज्य सरकार को होगा। किसको होगा? राज्य सरकार को। ठीक, और इसमें पहले कितने विषय थे? पहले 66 थे और वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 61 हो गए हैं। क्लियर है? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इधर उधर की बात तो मत करना, ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है। या पुलिस है, तो पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो आपने देखा होगा कोई कोई राज्य में क्या होता है कि न्यूनतम उम्र की, अधिकतम उम्र या न्यूनतम उम्र किसी राज्य में कुछ अलग है और किसी राज्य में अलग है। तो राज्य जैसा चाहे अपनी सूची पर जो भी विषय हैं उनको बनाने के लिए वो स्वतंत्र है। क्लियर है? चलिए, एक होती है समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के विषय बनाते हैं। और इसमें पहले कितने विषय थे? पहले 47 थे। वर्तमान में कितने कर दिए गए हैं? वर्तमान में 52 कर दिए गए। पहले 47 थे, वर्तमान में कितने कर दिए गए हैं? 52 कर दिए गए हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर केंद्र और राज्य, केंद्र कह रहा है कि ये कानून होना चाहिए, राज्य कह रहा है नहीं होना चाहिए, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाए समवर्ती सूची को लेकर, समवर्ती सूची के विषय को लेकर अगर केंद्र और राज्य में टकराव हो जाता है, तब केंद्र के द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से विषयों का बंटवारा कर दिया गया। अच्छा, अब जो विषय बच गए, जैसे मान लो अब जो विषय इसमें नहीं लिखे हैं, वो स्वतः ही किसमें चले जाएंगे? संघ सूची में चले जाएंगे। किस सूची में चले जाएंगे? मान लो जो विषय इतने मैंने आपको बताए और कोई विषय छूट गए लिस्ट में, और जो छूट गए यानी जो अवशिष्ट विषय, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो वो किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। तो जो विषय छूट गए, ठीक है, जो छूट गए, तो वो किस में चले जाएंगे? संघ सूची में, केंद्र सरकार के पास। क्लियर है सबको? कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? आपसे पूछा गया है कि राज्य सूची का विषय नहीं है। आपसे क्या पूछा गया? कि राज्य सूची का विषय नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पुलिस। अब बताओ, पुलिस राज्य सूची का विषय है कि नहीं है? पुलिस राज्य सूची का बिल्कुल विषय है और एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, जो पुलिस होती है वो किसके अंडर में आती है? वो राज्य के अंतर्गत आती है, केंद्र के अंतर्गत पुलिस नहीं आती है। ठीक है, तो ये पुलिस किसके सूची का विषय? राज्य का है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन बी कृषि, कृषि की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। ऑप्शन बी कृषि, राज्य सूची का विषय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी सिंचाई, सिंचाई भी किस सूची का विषय है? बोलो बोलो। और ऑप्शन डी दिया गया मुद्रा, ऑप्शन डी क्या दिया गया? मुद्रा। अब बात सुनिए, जो मुद्रा है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। मुद्रा पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और केंद्र की तरफ से एक संस्था कार्य करती है, जिसको कहा जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है मेरी बात? तो मुद्रा, ये नहीं होगा कि यूपी की मुद्रा कुछ अलग चल रही और मध्य प्रदेश में कोई मुद्रा अलग चल रही, ये तो फिर देश वाला सिस्टम हो जाएगा। तो मुद्रा जो है पूरे देश में एक ही मुद्रा चलती है और मुद्रा पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी संस्था कार्य करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मुद्रा, क्योंकि मुद्रा राज्य सूची का विषय। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई समस्या किसी को बताइए, किसी को डाउट तो पूछो। थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ में, समझ में आ रही बात? कोई शॉर्ट नोट बना लिया करो ऐसे करके, इसमें क्या समस्या है आपको? थोड़ा तो कॉपी पेन चलाया करो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखा है वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में यूटी पूछी गई। क्या पूछा गया? यूटी, यूनियन टेरिटरीज कितनी है वर्तमान में? 8 है। कितनी है? 8। कितने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? अच्छा, राज्य कितने हैं वर्तमान में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? अब बात सुनिए, चलिए देखते हैं कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? देखिए शुरुआत में क्या था कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय बहुत लोगों का पक्ष था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। क्या घोषित किया जाए? लेकिन जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप फिर क्या हुआ? 14 सितंबर 1949, कौन सी तारीख थी याद रखना? 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा क्या होती है? सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली जो भाषा होती है उसको क्या कहा जाता है? राजभाषा कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए निर्देश दिए गए आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ये भाग 17 है बेटा, संविधान में कौन सा भाग है? भाग 17, जो राजभाषा के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 343 में कहा गया है कि हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं, ठीक है। तो भाग 17 आर्टिकल 343 से लेके 351 तक, ठीक। डेट कौन सी थी? 14 सितंबर 1949। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। क्लियर है? किसी को समस्या नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। अलग अलग स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कर दिया तो इस चीज को क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुनिएगा, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? ये तो पता ही है, कितने बताए थे अभी आपको? 28। कितने हैं? 28 हैं। कितने हैं? 28। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? अब क्या पूछा गया इस बार? राज्य सूची का विषय है, यानी 4 ऑप्शन होंगे, 3 नहीं होंगे और 1 राज्य सूची का विषय होगा। चलिए देखते हैं कि 3 कौन कौन से नहीं है और 1 होगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम नहीं पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, ठीक है, और उसी के चक्कर में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब भी पढ़ो बड़ी तसल्ली के साथ, तालीमता से पढ़िए। स्क्रीन सही आ रही है? बिल्कुल ठीक है। चलिए तो इसमें बताना है कौन सा राज्य सूची का विषय है। तो चलिए क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए दिया गया बेटा मुद्रा। ऑप्शन ए क्या है? मुद्रा। अभी आपको समझाया कि मुद्रा केंद्र सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ये नहीं होगा कि यूपी अपनी अलग मुद्रा बना रहा है, झारखंड अलग बना रहा है, तमिलनाडु अलग बना रहा है, हरियाणा अलग बना रहा है, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में एक ही करेंसी चलती है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो मुद्रा किस सूची का विषय है बेटा? संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ऑप्शन बी दिया गया है विदेशी कार्य। ऑप्शन बी क्या है? विदेशी कार्य। विदेशी कार्य जो भी होंगे, बात समझिए मेरी, वो भी संघ सूची के द्वारा किए जाते हैं। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश जो है डायरेक्ट अमेरिका से बातें करने लगे, उत्तर प्रदेश इंग्लैंड से ट्रेड डील कर रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाँ, केंद्र सरकार के माध्यम से जो है ये चीज हो सकती है, लेकिन विदेशी कार्य कोई भी सरकार अपने आप से नहीं कर सकती। तो विदेशी कार्य भी किस सूची का विषय है?
संघ सूची का विषय। क्लियर है? ठीक है। ऑप्शन सी सुनिए, ऑप्शन सी दिया गया बेटा बैंकिंग। ऑप्शन सी क्या दिया गया है? बैंकिंग। अब बैंकिंग प्रणाली जो होती है वो भी किस सूची का विषय है? बोलो बोलो। संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है। और ऑप्शन डी दिया गया है व्यापार। ऑप्शन डी क्या है? व्यापार। तो व्यापार की सूची का विषय है, ये राज्य सूची का विषय। व्यापार की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए? चारों में से कोई भी पूछा जाए बता देंगे? ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापार। क्लियर है? चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। सुनिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? सुनिएगा क्वेश्चन, दोबारा सुन लीजिए। लिख लो क्वेश्चन, ही है बैठक कथा सुन रहे हो सब, लास्ट में आहुति डाल लेना, कलावा बंधवा लेना, चले जाना। अरे क्वेश्चन नोट करो जो अच्छा लगे क्वेश्चन। लिखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? पानी थोड़ा कर देना। कैसे? किनके मध्य होता है? थोड़ा 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 मिला लो। किनके मध्य होता है? किनके मध्य? तो बताइए किनके किनके मध्य होता है? केंद्र और राज्य के मध्य होता है। लिख लो, केंद्र तथा राज्य के बीच। केंद्र तथा राज्य के बीच। केंद्र तथा राज्य के बीच। सबको समझ में आ रहा है? तो शक्तियों का बंटवारा किसके किसके बीच हो गया? केंद्र तथा राज्य के बीच। सबको क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से बताना, क्वेश्चन सुनना और बताइएगा इसका आंसर बताना। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है बताना है। सुन लिया? क्वेश्चन क्या है ऐसे करके देखो, लिखो कैसे लिखना है? संघात्मक शासन, ऐसे शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, संघात्मक शासन, और ऐसे एरो बनाओ, उस पर लिखो विशेषता। विशेषता। ठीक। अब चार ऑप्शन हम डिस्कस कराएंगे, उन चारों पे बात कर लेंगे। तो संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं है। ऑप्शन ए लिखा है शक्तियों का वितरण। ऑप्शन ए है बेटा शक्तियों का वितरण। अब एक बात बताओ, संघात्मक शासन में शक्तियों का वितरण होता है कि नहीं होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है, यानी कि ये तो इसकी विशेषता है। सीधे बैठिए, इसकी विशेषता है। पैर नीचे रखो, इसकी विशेषता है ना? शक्तियों का बंटवारा इसकी विशेषता है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गई। आपको क्या बताना है? नहीं है। आपको कौन सा बताना है? ऑप्शन बी सुनिए। ऑप्शन बी क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का केंद्रीकरण। ऑप्शन बी क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियों का क्या है? केंद्रीकरण। बताइए क्या ये इसकी विशेषता है कि नहीं है? नहीं है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला बताइए। अगला ऑप्शन सुन लो, सर्वोच्च न्यायपालिका। इसका अगला सुनिए, सर्वोच्च न्यायपालिका। भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है बताइए? बोलिए बोलिए। सबसे ऊपर है। भारत में न्यायपालिका कैसी है? सबसे ऊपर है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? जब कोई मैटर अटक जाते हैं तो ठीक है, तो संविधान का संरक्षक भी किसको कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। संविधान का संरक्षक, संविधान की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन डी कठोर संविधान। हाँ ठीक है, क्योंकि अंशतः हमारा संविधान कठोर भी है, कहीं कहीं पर कठोर भी है और कहीं कहीं पर लचीला भी है। क्लियर है मेरी बात? कहीं कहीं पर अगर आपको संशोधन करने होते हैं तो कहीं कहीं पर ये सरल भी है और कहीं कहीं पर क्या है? कठोर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। मतलब एक ही जगह पर शक्तियां नहीं है। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो संघात्मक शासन की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सा हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। लिख लो, शक्तियों का। बात नहीं समझ में आए? केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारी शक्तियां एक ही के पास जमा कर दी जाए। तो ये विशेषता संघात्मक सरकार की नहीं है।
अगला क्वेश्चन सुनिए, लिख लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन अगर कोई चीज कठिन लगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? देखिए, लोकतंत्र के विषय में कक्षा 9 में चैप्टर दिया रखा होता है, लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या। ठीक है, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। जब आप उसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि आखिर लोकतंत्र के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र के नाम पर दिखावटी लोकतंत्र चल रहा हो, ऐसा तो नहीं कि किसी देश की बागडोर कोई दूसरे देश का व्यक्ति संभाल रहा हो। ठीक है, तो वास्तविक लोकतंत्र वो होता है जिनमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन ले सके। ठीक है, इसको वास्तविक लोकतंत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का समावेश है? तो समझिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लीजिए इसको ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है, तो समझिए बेटा, यह है अनुसूची 8। कौन सी अनुसूची है? 8, अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर कौन सी है? 8 है। पहले क्या था, मूल संविधान जो था, जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। फिर 15वीं जो भाषा है, 15वीं भाषा, समझिए मेरी, 15वीं भाषा 19 कौन सा संविधान संशोधन हुआ इसके लिए? 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और सिंधी को बनाया गया। कौन सी भाषा? तो 15वीं कौन सी बनी? सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां 1992 में हुआ। 1992 में इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई? 3। इसकी ट्रिक बताई थी, नमक, एन फॉर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो कितनी हो गई बेटा? 15 3 18। 15वें संविधान संशोधन से 21वां संविधान, 15वीं कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967, और फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और फिर 21, 71, 92वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 2003 में, और इसमें BDMS, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और लास्ट कौन सी जोड़ी गई? संथाली भाषा। तो 14 पहले थी, 15वीं सिंधी हो गई, और फिर 3 ये 15 दिन 18, और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4, ये 18 4 22। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। क्लियर है सबको? कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन सुनिए, उसको नोट भी कर लीजिएगा अगर जो है क्वेश्चन ठीक लगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 73वां संविधान संशोधन था 1992। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992। और अगर आपसे पूछा जाए पहली पंचायत किस राज्य में चालू की हुई थी, तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959, जब इन्हें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं भी मिला था, उससे पहले ही राजस्थान की एक पंचायत थी नागौर, उन्होंने पंचायती राज को अपने यहाँ लागू कर लिया था 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर ही क्यों चुना गया? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर भारत को मजबूत होना है तो भारत के विकास का रास्ता शहरों से नहीं बल्कि गांव से होकर जाता है। अगर गांव समृद्धशाली होंगे, गांव मजबूत होंगे, तो जो है भारत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 अक्टूबर को जो है पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतंत्र, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो जनता के द्वारा संचालित की जाती हो। तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? देखिए वर्तमान में हालत बहुत खराब है। वर्तमान में कहने के लिए तो कौन स्रोत है? जनता। अगर आप कमजोर हैं और आपके खिलाफ कुछ अन्याय हो जाए तो आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है वर्तमान में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तुम्हारा ही जो है नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी ही बात प्रशासन नहीं सुनेगा। ठीक है, तो वर्तमान में स्थितियां ऐसी नहीं है, बस कहने के लिए कह देते हैं कि हम लोग जनता के द्वारा जनता पर किया जाने वाला शासन लोकतंत्र है। वर्तमान में स्थितियां थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, तो कहने के लिए लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए और नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? अगला क्वेश्चन आप नोट करिए, इनको चारों को डिस्कस कर लेंगे। चारों ऑप्शंस को लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कौन सा संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का विषय है। अब 3 नहीं होंगे, 1 होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। आज पता नहीं गला बहुत काम नहीं कर रहा हमारा कतई भर जाता है, गला रुंध जैसा जाता है, दिक्कत हो रही है। चलिए, हाँ, पहला है, बात सुनिए। पहला है आपका क्वेश्चन, सुन लिया था। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? चलिए, ऑप्शन ए कृषि। ऑप्शन ए क्या? कृषि। कृषि बताइए किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय। कृषि की सूची का विषय है राज्य सूची। ऑप्शन बी दिया रखा व्यापार। व्यापार की सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी दिया रखा है शिक्षा। शिक्षा देखिए समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा के लिए कानून राज्य सरकार ही बना सकती है और केंद्र सरकार ही बना सकती है। और ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन डी दे रखा है आपका, ऑप्शन डी दिया गया है रक्षा। ऑप्शन डी क्या है? रक्षा। अब डिफेंस जो है, डिफेंस की सूची का विषय है। हाँ, भारत की सीमाओं पर जो रक्षा करने का कार्य होता है वो कार्य किसका है? केंद्र सरकार का है। किसका है? केंद्र सरकार का है। तो संघ सूची का विषय इसमें से कौन सा हो जाएगा? रक्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। शिक्षा बताओ ना, है कि नहीं है? हाँ, समवर्ती आपसे पहले क्वेश्चन सुन लिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन कहा गया है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है? बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षा पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी। ऑप्शन बी वन, लिख लो, वन भी किस सूची का विषय है? समवर्ती। ये चीज लिख लीजिए, वन भी कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। वन की सूची का विषय लिखो, बैठे कथा सुन लो पहले। शिक्षा हो गया, समवर्ती सूची के विषय लिख लो थोड़े बहुत। शिक्षा हो गया आपका, ठीक। वन हो गया, क्या हो गया? वन। और उत्तराधिकार, उत्तराधिकार भी किस सूची का विषय है? समवर्ती। तो पूछा गया तो नहीं है, तो विदेशी मामले समवर्ती सूची का विषय नहीं है। विदेशी मामले की सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। क्लियर है? विदेशी मामले की सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। आज गला कतई काम नहीं कर रहा है। संघ सूची का विषय है विदेशी मामले। थोड़े क्वेश्चन रह गए, करवा देते हैं। बताइए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है। और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। इस समय भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। और बनकर कब तैयार हुआ? अंगीकार कब हुआ? अधिनियमित कब हुआ? ऐसे करके पूछ लिया जाए तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? शासन के अंग आपको बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका, और तीसरा क्या बताया था? तीसरा था आपका न्यायपालिका। तीसरा क्या था आपका? न्यायपालिका। तो ये तो 3 है। ऑप्शन सुन लीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी विधायिका। तो नगर पालिका नहीं, ठीक है। बाकी ये तीनों शासन के अंग हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? किस अनुसूची में रखा गया है? 8 में रखा गया। किस अनुसूची में रखा गया है?
8, मतलब 7 की तरफ ऊपर बढ़ गया हाथ तो 7 बताने लगे, मोर कहीं के। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, हाँ, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन सी है? कौन सी? कब बनाई गई थी? 14 सितंबर 1949 को। और किस आर्टिकल में लिखा है भारत हिंदी राजभाषा है? आर्टिकल 343 में, 343 में। ठीक, अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, बोलो कौन सा सूची का है? शिक्षा, समवर्ती, कृषि, विदेशी कार्य, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास आपको जल्द से जल्द मिलेगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है।